नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। 13 जून को इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और इसके बाद में हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि ईरान इतना ख़तरनाक वॉर कर सकता है इसराइल के ऊपर। जिस तरीके से कल मैंने अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसराइल की जो मेन सिटीज़ हैं, हाइफा है और तेल अवीव है, इसके अलावा और कई सिटीज़ हैं जहाँ पर जो मिलिट्री के, जो आईडीएफ के जो साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं और भी बहुत सारी जगह, कई जो मेन जगह हैं, वहाँ पर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिज़ाइलों से ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। और इसके अलावा जो क्लस्टर्स मिज़ाइलें होती हैं, जिसके एक मिज़ाइल अगर छोड़ते हैं तो एक मिज़ाइल छोड़ने के बाद में जहाँ वो फटता है तो उसके बाद में कई कई मिज़ाइल्स एक साथ में निकलती हैं। तो इस तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ की, न्यू जनरेशन की मिज़ाइल्स भी ईरान ने अब डेवलप कर दी हैं और उसको, उनका एक्सपेरिमेंट ईरान ने इसराइल के ऊपर यहाँ किया है। बहुत सारी ख़बरें हैं आज आप लोगों के लिए कि मिडल ईस्ट में, ख़ास तौर से ईरान और इसराइल में इस टाइम क्या चल रहा है। देखिए, 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं इस टाइम ईरान के अंदर बिल्कुल जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हो रहा है वो हो रहा है बैंकिंग सेक्टर्स को। इंटरनेट बैंकिंग सेक्टर्स पर पूरा वहाँ पर डिपेंड है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर है, ऐसे ही जो बैंकिंग सेक्टर है वो पूरी तरीके से डिपेंडेड है इंटरनेट के ऊपर। इस वजह से वहाँ पर लोगों को, बैंकर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ, one of the Iranian missiles in the recent strike contained a cluster warhead carrying 26 small rockets। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो पहली न्यूज़ है, इस पहली न्यूज़ में मैंने आपको बताया कि ईरान ने मिसाइल से छोड़ी है। एक मिसाइल के अंदर कम से कम 26 स्मॉल रॉकेट्स हैं जो टारगेट पर लगने के बाद में वहाँ पर स्प्रेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान होता है। इसके अलावा अपनी 17वीं वेव में जो उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का उसको नाम दिया है, the 17th wave of Operation True Promise 3 was carried out across the entire occupied territories। मतलब जो फ़िलिस्तीन, जो एक्यूब्ड टेरिटरीज़ हैं, वेस्ट बैंक है, जो फ़िलिस्तीन का जो जहाँ पर इसराइल ने जो कब्ज़ा कर रखा है, वहाँ पर बराबर ईरान की एयर स्ट्राइक जारी है, वहाँ बैलिस्टिक मिसाइलों से जारी है। द एक्सटेंसिव बॉम्बरमेंट एंड crisis strikes in Tel Aviv, Haifa and Beersheba demonstrate that the offensive power or ballistic missile is increasing। मतलब बॉम्बरमेंट जो इसराइल की है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही है और इसके साथ में इसराइल यहाँ पर बार बार अमेरिका से वो बोल रहा है कि उसको अमेरिका की हेल्प चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका की अगर बात करें, क्योंकि अमेरिका एक तरीके से इसराइल का बेटा है, अमेरिका उसका बाप है और इसराइल उसका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। तो अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है, पूरी तरीके से अटेंशन हो गया है, बिवेयर हो गया है। और उसने चेतावनी दे डाली है कि अगर आपने जो न्यूक्लियर आप वेपन्स डील एनरिचमेंट पे काम कर रहे हैं या यूरेनियम एनरिचमेंट पे काम कर रहे हैं, उसको बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा और इसका खामियाजा जो खामनेई की जो सरकार है उसको भुगतना पड़ सकता है। पूरी खबर तफसील के साथ में मैं आपको सुनाता हूँ क्या है। द यूएस नेवी अनाउंस्ड दैट द एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड विल डिप्लॉय टू यूरोप नेक्स्ट वीक। मतलब यूएस का एक यूएसएस गेराल्ड फोर्ड एक बेड़ा है, जंगी जहाज़ों का बेड़ा है, जिस पर अगर समुद्र में कोई जहाज़ होता है तो उसको कई सारे जंगी जहाज़ होते हैं, उस पर से अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। तो उसका नाम गेराल्ड फोर्ड है। अगले हफ्ते में यूरोप के आसपास में उसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा, क्योंकि इसराइल के आसपास में जैसे साइप्रस है और भी कई जगह हैं, तो वहाँ से यूरोप काफ़ी नज़दीक है और वहाँ पर यूरोप में इसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा ताकि इसराइल को प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा द गेराल्ड फोर्ड ए न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर इन सर्विस सिंस 2017 will leave Norfolk on June 24। The USS Carl Vinson is already in the Middle East and USS Nimitz is moving from the South China Sea toward the region। इसके अलावा दो और बेड़े हैं। USS Carl Vinson is already in the Middle East, मतलब पहले ही मिडल ईस्ट के अंदर
सऊदी अरब के आसपास में एक बेड़ा पहले से ही वहाँ पर मौजूद है, और दूसरा USS निमिट्ज जिसका नाम है, जो तीसरा बेड़ा है वो साउथ चाइना सी में, मतलब ताइवान के आसपास में जो समुद्र लगता है वहाँ पर उसको डिप्लॉय किया गया था। लेकिन अब कंडीशंस को देखते हुए इज़राइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अब उस बेड़ों को भी मिडल ईस्ट के आसपास में लगाया जा रहा है, ताकि अगर जो 2 हफ्ते का यहाँ पर अमेरिका ने टाइम दिया है ईरान को सोचने और समझने के लिए यहाँ पर, कि अभी आपके पास में 2 हफ्ते हैं, तो पूरी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। अगर ईरान यहाँ पर नहीं मानता है तो अंजाम आप जानते हैं कि क्या होने वाला है। और जब ये एस्केलेट होगा और वॉर, जब अमेरिका इस वॉर में और इंक्लूड हो जाएगा, तो इसके बाद में तबाही का मंजर है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। ना तो सऊदी बचेगा, ना बहरीन, ना कुवैत, ना कतर, और जितने भी यहाँ पर माइग्रेंट्स काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में यहाँ पर माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। और इसके बाद में पूरा मिडल ईस्ट यहाँ पर इफ़ेक्ट नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड यहाँ पर इफ़ेक्ट होने वाला है। क्योंकि आप यहाँ पर देखें, जो यूएई के आसपास में एक खाड़ी है, वहीं से ये पूरा रास्ता निकलता है, और पूरे वर्ल्ड का जो इसकी इसेंशियल्स, पूरे वर्ल्ड का 20% जो ऑयल है वहीं से ही एक्सपोर्ट होता है। तो अगर यहाँ पर अमेरिका की किसी बेस पर अगर हमला होता है ईरान की तरफ से, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ना कि ईरान के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। इसके अलावा और जो दूसरी खबर आ रही है अमेरिका से, उसमें ये आ रही है कि थाड़ इंटरसेप्टर बैटरीज़, एक मशीन गन है जिसको थाड़ नाम दिया है, और वाशिंगटन उसको एक्सपेक्टेड करने वाला है, मतलब भेजने वाला है इसराइल के अंदर, ताकि जो ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल थे, जो क्लस्टर बम्स ईरान की तरफ से आ रहे हैं, उनको हवा में ही बिल्कुल गिराया जा सके। दूसरी तरफ एक खबर और आ रही है ईरान की तरफ से कि ईरान के अंदर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिनका नाम तबातबई कमेशे और उनकी वाइफ, वो दोनों ही इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। मतलब अब एक और इजराइल ने अपने एयर स्ट्राइक में एक ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ख़त्म कर दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक और ख़बर ये आ रही है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मीन्स IRGC 5 IRGC members were killed this morning in the Israeli attack on the city of खुरामाबाद। मतलब खुरामाबाद के अंदर इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम ईरान के 5 IRGC कमांडर्स की इसमें मौत हुई है। ख़बरें बहुत सारी हैं ईरान की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से इन खबरों को सुनिए और जानिए कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर अब इस टाइम क्या हालात हो रहे हैं। एक और ख़बर है ईरान की तरफ से कि ईरान रिजेक्ट्स US रिक्वेस्ट फॉर नेगोटिएशंस एज इजरायली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूज टू कोलैप्स अंडर हैवी Iranian missile and drone fire with new wave of strikes, while European and regional powers scramble to contain the fallout। मतलब जेनेवा के अंदर ईरान की जो यूरोपियन यूनियन की जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी वहाँ पर मीटिंग हुई है, और ईरान ने पूरी तरीके से यहाँ पर बोल दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला है, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वो जारी रखेगा। और रिक्वेस्ट करी है यूके के अंदर, जो यूके के अंदर ईरान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी कि उनका जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एज ए पीस पर्पस प्रोग्राम है, ना कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, ना कि न्यूक्लियर जो एटम बम है उनको बनाना। सिर्फ जो ईरानियन जो पब्लिक है, जो वहाँ के लोग रहने वाले, उनकी एसेंशियल्स को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो फर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है या यूरेनियम इनरिचमेंट साइट है, अमेरिका उसको भेजने की तैयारी में यहाँ पर लग गया है। तो उसके लिए उसने अपने मिडल ईस्ट के अंदर सबसे पहले इसमें जो मिडल ईस्ट के आसपास अपने जो बेड़े हैं उनको बिल्कुल तैनात करना शुरू कर दिया है। आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इस टाइम इजिप्ट के आसपास में जो समुद्र है उसके आसपास में कम से कम 4 बड़े बेड़े वहाँ पर USA ने तैनात कर दिए हैं। इसमें है थॉमस हंडर, ऑस्कर ऑस्टिन, एरियल बर्क एंड पॉल इग्नेटियस एंड द सिल्वियंस। ये पूरे जितने भी बेड़े हैं ये अमेरिका ने
ईरान को ख़त्म करने के लिए, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ पर बिल्कुल तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा अरेबियन सी में भी अमेरिका ने अपने बेड़े तैनात कर दिए हैं और गल्फ़ ऑफ अदन में भी अमेरिका ने यहाँ पर तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा पर्शियन गल्फ़ मतलब ईरान के अंदर चारों तरफ जो समुद्र का एरिया है, चाहे वो उसमें पूरा मिडल ईस्ट यहाँ पर कवर हो रहा है, तो जितना भी पूरा एरिया कवर हो रहा है समुद्र में, चारों ही तरफ ने अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी घेरेबंदी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि अब सऊदी के अंदर जो अमेरिका के बेसिस बने हुए हैं वहाँ पर भी अब ख़तरा मंडराने लगा है। पूरी जो न्यूज़ है मैं आपको और दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम सऊदी के अंदर क्या हलचल चल रही है, क्या अपडेट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यूएस एयरफोर्स ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स भेजने का पूरी तरीके से इरादा कर लिया है। जो जो बंकर बस्टर बम होते हैं, ये वही जंगी जहाज़ है, वही वॉर प्लेन है जिसमें B-2 बम्बर्स इक्विप्ड होते हैं और इन्हीं की मदद से, इस वॉर प्लेन की मदद से जो बंकर से उनको तबाह किया जाता है। पूरी खबर तफसीर के साथ में क्या है सुनिए। US Air Force B-2 stealth bombers have departed from White Man Air Force Base in Missouri with aerial refueling support from 8 KC-135 Stratoncars. The aircraft appear to be heading toward Diego Garcia, a strategic US military base in the Indian Ocean. मतलब इंडियन ओशन के आसपास में एक द्वीप है जहां पर अमेरिका ने अपना बेस बनाया हुआ है। उस द्वीप का नाम है डियागो गार्सिया। वहां पर B-2 बॉम्बर्स के साथ में जो ऑयल रिफ्यूलिंग जो टैंकर्स एयरप्लेन होते हैं उनको भी उनके साथ में भेजने का पूरी तरीके से प्लान एक तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक चौंकाने वाली बात यह है कि जो अमेरिका ने 2 हफ्ते का इसमें टाइम मांगा है। 2 हफ्ते का टाइम मांगने का मकसद ये है कि अमेरिका नहीं चाहता है, कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाना नहीं चाहता है जिस तरीके से उसने इज़राइल को आगे किया है। क्योंकि सबसे पहले मेन चीज़ ये है, 3 जून के आसपास में पहले ही खबर आ चुकी थी अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका ने अल उबैदा जो एयरबेस है या जो इराक़ की एम्बेसी है वहाँ से अपने जो अनइसेंशियल जो लोग हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। अल उबैदा जो एयरबेस है वहाँ से वॉर प्लेन से जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट है उनको बिल्कुल डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया है। मतलब अब उनको दूसरी महफूज जगह वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। तो इस चीज़ का नतीजा क्या है? इस चीज़ का नतीजा यही है कि जिस तरीके से अमेरिका ने क्या कहा था 13 जून के आसपास कि उसका कोई भी इसमें ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ इसमें हाथ नहीं है, लेकिन इसके 2-3 दिन के बाद में खुलकर अमेरिका सामने आया, यानी डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और उन्होंने कहा कि एक्सलेंट इज़राइल, एक्सलेंट नेतन्याहू। मतलब अब पूरी तरीके से प्रूफ यहाँ पर हो चुका था कि ये जो काम है ये अमेरिका ने हरी झंडी यहाँ पर दिखाई है, अमेरिका ने ग्रीन लाइट यहाँ पर दिखाई है इज़राइल को। इसके बाद में इज़राइल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि आप देखें यहाँ पर इज़राइल एक छोटा सा यहाँ पर देश है और उसके चारों ही तरफ सऊदी अरब है, ईरान है, कुवैत है, कतर है, अफ़गानिस्तान है उधर की तरफ से, और पाकिस्तान है आस पास में जो मेन इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ से वो वहाँ पर घिरा हुआ है। तो इज़राइल एक छोटा सा देश है, चाहे उसके पास में कितनी ही पावरफुल इक्विपमेंट क्यों ना हो, कितनी ही जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वेपन उसके पास में क्यों ना हो, लेकिन जब 100 को नहीं हरा सकता, आप ये देखें, लेकिन जब 100 एक साथ में हो जाते हैं तो एक को आसानी से हरा सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि इज़राइल को अमेरिका ने आगे किया है और इसके बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता उसने देखा है कि कंडीशंस अब क्या हो रही हैं। लिहाजा जिस तरीके से अमेरिका ये बोल रहा था, बार बार उसने वार्निंग दी थी ख़ामेनेई को कि ख़ामेनेई का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, यहाँ पर ख़ामेनेई बिल्कुल असैसिनेट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो ख़ामेनेई ने तो यहाँ पर बोल दिया है, देखिए मैं अगर चला जाऊँगा तो कोई और आ जाएगा, हम तो बिल्कुल, हमारे लिए तो मतलब ये है कि हमें शहीद का दर्जा यहाँ पर मिल जाएगा। मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, मौत मेरे आसपास यहाँ पर घूमती है। उन्होंने बिल्कुल साफ बोल दिया है कि उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा तेहरान के अंदर इस चीज़ पर भी बात होनी अब शुरू हो गई है। मतलब ख़ामेनेई के बाद में
अब कौन उनकी जो जगह लेगा। पहली इस चीज़ के बारे में तैयारी शुरू हो चुकी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बात अगर खामनेई के साथ में अगर होती है तो उनकी जगह दूसरे, मतलब यह है कि जो सक्सेसर से उसको वहाँ पर बिठाया जा सके। ये थी आज की खबरें मिडल ईस्ट और ईरान इसराइल से जुड़ी हुई। चलते चलते मैं आपसे एक बात और बोलूँगा, आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए अपने परिवार के साथ में, क्योंकि आपका परिवार सब कुछ है आपके लिए। जय हिंद।